गुजरात चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रैलियां की और कहा कि नरेंद्र और भूपेंद्र चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि गुजरात के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोर्चा संभाल रखा है। आज तक से खास बातचीत में बीजेपी के अध्यक्ष ने जीत का दावा किया और कहा कि इस बार गुजरात में बीजेपी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस बीच गुजरात चुनाव में पाकिस्तान और श्रद्धा मर्डर केस के बहाने लव जिहाद के मुद्दे की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बने। उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वो तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पर पहुंचे। तेजस्वी से मुलाकात के दौरान प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई भी मौजूद रहे। तेजस्वी से मिलने के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर हमें साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि एक सोच के युवाओं को मिलना और भाजपा के खिलाफ एकजुट होना वक्त की मांग है। नीतीश से मुलाकात को आदित्य ठाकरे ने औपचारिक मुलाकात बताया। तेजस्वी और नीतीश से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे पटना से मुंबई लौट गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है। पहले दिन बुरहानपुर में राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंची। राहुल गांधी ने बीजेपी पर डर और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस की महासचिव इंदौर से बुरहानपुर के बीच झीरी में उस जगह पर यात्रा ज्वाइन करेंगी जहां राहुल आज रात्रि विश्राम करेंगे। ये पहला मौका है जब प्रियंका भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं। दिल्ली में एमसीडी की जंग जोरों पर है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की रैलियों और रोड शो के जवाब में नुक्कड़ सभाओं की शुरुआत की। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने तुगलकाबाद इलाके में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। दिल्ली के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अगले 2 हफ्ते में करीब 1000 नुक्कड़ सभाएं करेगी, जिसमें पार्टी के सभी स्टार प्रचारक और विधायक हिस्सा लेंगे। इस बीच बीजेपी ने एमसीडी में एक बार फिर जीत का दावा किया। आज तक से खास बातचीत में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं करेगा और एमसीडी में इस बार भी बीजेपी की जीत होगी। कोलकाता में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जमकर बवाल हुआ। लेफ्ट समर्थित कर्मचारी यूनियन ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया था। जब प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़े तो पुलिस ने बीच रास्ते में रोकने की कोशिश की और फिर हंगामा बढ़ गया। उधर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस के शपथ ग्रहण का बाइकॉट किया। शुभेंदु ने ट्वीट में बताया कि उन्हें 2 ऐसे विधायकों के बगल में बिठाया गया था जो बीजेपी के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो मूर्खों के स्वर्ग में रहती हैं। सबसे बड़ी खबर जो कतर से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कतर ने भारत सरकार को यह जानकारी दी है कि उसने फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप आयोजन में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी जाकिर नायक को कोई सरकारी निमंत्रण नहीं भेजा है और कतर की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस मामले में किसी दूसरे देश के द्वारा उसके खिलाफ दुष्प्रचार और झूठी जानकारियां फैलाई गईं ताकि कतर और भारत के रिश्तों को प्रभावित किया जा सके। इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि कतर ने जाकिर नायक को वर्ल्ड कप के आयोजन में शामिल होने के लिए सरकारी निमंत्रण भेजा है और इस दौरान जाकिर नायक कतर में इस्लाम के प्रचार प्रसार का काम करेगा। भारत सरकार जाकिर नायक को भगोड़ा और एक कट्टरपंथी मानती है, जिस पर हमारे देश में धर्म परिवर्तन से लेकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने, लोगों को दंगा करने के लिए उकसाने के और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप है। और भारत में जाकिर नायक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भी बैन लगा हुआ है। वर्ष 2016 में जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जाकिर नायक के खिलाफ जांच शुरू की थी, तब वो भारत से भागकर मलेशिया चला गया था और इस समय जाकिर नायक मलेशिया का ही नागरिक है। इसलिए हो सकता है कि वो निजी रूप से कतर पहुंचा हो और वहां उसने वर्ल्ड कप के आयोजन में हिस्सा लिया हो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कतर की सरकार का कहना है कि उसने जाकिर नायक को सरकारी निमंत्रण पर अपने देश नहीं बुलाया है। आपको याद होगा, कतर वही देश है जिसने नुपुर शर्मा के मामले में भारत के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अपनाया था। इसलिए जब ऐसी खबरें आईं कि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले और इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया है, तो इससे भारत में काफी आलोचना हुई थी। लेकिन अब ये जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि इसके पीछे
कोई और कहानी भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसा तीसरा देश है जो इसे लेकर दुष्प्रचार कर रहा है, झूठ फैला रहा है, जिससे भारत और कतर के रिश्तों में फिर से तनाव पैदा हो जाए। तो ये एक बड़ी खबर है। ये कतर का पक्ष अभी अभी आया जो हमने आप तक पहुंचा दिया। हम हर रोज ब्लैक एंड व्हाइट में अलग अलग खबरों का आपके लिए विश्लेषण करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमने अपने इस शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट क्यों रखा? ये नाम हमने इसलिए रखा था ताकि हम आपको हर खबर का ब्लैक और व्हाइट पहलू दिखा सकें। ब्लैक जिसमें बेईमानी है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, और व्हाइट वो है जिसमें उम्मीद है, ईमानदारी है और भरोसा है। और आज हम आपको ऐसी ही दो कहानियों के बारे में बताएंगे जिनमें एक ब्लैक है और दूसरी व्हाइट है। इनमें जिस कहानी का रंग ब्लैक है वो कहानी 28 साल के उस आफताब की है जिसने अपनी 26 साल की गर्लफ्रेंड श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में बेरहमी से काटकर पूरे शहर में फैला दिया। और जिस कहानी का रंग व्हाइट है वो कहानी 27 साल के उस लड़के की है जिसने अपनी 24 साल की गर्लफ्रेंड की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर से न सिर्फ शादी की बल्कि उसने सबके सामने यह प्रण लिया कि अब वो मरते दम तक शादी के इस रिश्ते को निभाता रहेगा। इस लड़के का नाम है बिटुपन तमुली और यह असम के नौगांव जिले का रहने वाला है। आज आपको यह देखना चाहिए कि लगभग एक ही उम्र के बिटुपन और आफताब की सोच और मानसिकता में कितना बड़ा फर्क है, और यह उतना ही फर्क है जितना ब्लैक और व्हाइट में, रात और दिन में। आफताब ने जहां इस रिश्ते में श्रद्धा का सिर तन से जुदा कर दिया, वहीं बिटुपन ने मृत्यु के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड से जुदा ना होकर एक सच्चे रिश्ते की मिसाल पेश की। 27 साल का बिटुपन जिस प्रार्थना बोरा नाम की लड़की के साथ रिश्ते में था, उसे लंबे समय से गंभीर बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में बिटुपन को बहुत पहले से पता था। वो जानता था कि प्रार्थना ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और प्रार्थना को यह भरोसा दिलाया कि वो ठीक हो जाएगी और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके अलावा बिटुपन ने प्रार्थना के परिवार को यह कहा कि वो ये जानते हुए भी इस लड़की से शादी करना चाहता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों लोगों के परिवार इनकी शादी के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि इस लड़की की अंतिम इच्छा यह थी कि वो बिटुपन के साथ शादी के मंडप में 7 फेरे ले। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी महीने की 18 तारीख को प्रार्थना की मौत हो गई और इसके बाद जो इस लड़के ने किया उस पर शायद आपको यकीन नहीं होगा। बिटुपन ने अपनी गर्लफ्रेंड की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उसके मृत शरीर के साथ ही शादी की और अंतिम संस्कार से ठीक पहले उसके मांग में सिंदूर भरकर यह बताया कि एक सच्चे रिश्ते का मतलब क्या होता है, और उसने प्रण लिया कि वो अब जीवन भर इस रिश्ते को निभाएगा। आज जब पूरा देश आफताब और श्रद्धा की टुकड़े टुकड़े वाली कहानी से हैरानी में है, आप सब भी दिन भर उसके बारे में बात करते होंगे, आप सब भी हैरान होंगे, तब ऐसे में आपको बिटुपन और प्रार्थना की यह कहानी जरूर देखनी चाहिए जो ये बताती है कि सिर तन से जुदा करने वाले इस दौर में ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे से जुदा नहीं होने की सच्ची मिसाल पूरे समाज के सामने पेश कर रहे हैं। কিন্তু হেতু নোৱাৰিলো কৰিবলৈ মনত যেটো কিছুমান বেদনা আছিল সেই বেদনাখিনি মই নিজে মানে কালি বহুত আবেগিকো আছিলো আবেগিক হৈ মই তেওঁ আপোনাৰ সেন্দুৰ দিলো মালা দিলো কাৰণ প্ৰেম চিৰ যুগমীয়া মই নিবিচাৰো যেন আৰু নেক্সট মোক মই বেলেগ কিবা ষ্টেপ ল'ম ফিউচাৰলৈ মই এইটো আজিলৈ ভাবা নাই আৰু নাভাবিম। बिटुपन और आफताब की कहानी में कुछ समानताएं होने के साथ साथ कुछ बुनियादी फर्क भी हैं। आफताब और श्रद्धा की तरह बिटुपन और प्रार्थना भी काफी समय से एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में थे और श्रद्धा की तरह प्रार्थना भी बिटुपन से शादी करना चाहती थी। लेकिन जब श्रद्धा ने आफताब से शादी करने के लिए कहा तो आफताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए, लेकिन जब प्रार्थना ने बिटुपन से शादी के लिए कहा तो उसने यह वादा उसकी मौत के बाद भी निभाया। श्रद्धा ने एक ऐसे लड़के के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया जो उसके साथ मारपीट करता था,
लेकिन बिटुपन ने एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया जो अब इस दुनिया में भी नहीं है और जिसके पास समय भी बहुत कम था। आफताब श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े करने के बाद भी ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर दूसरी लड़कियों के साथ संपर्क में था। इनमें से कुछ लड़कियों को वो अपने फ्लैट पर भी लेकर आया, लेकिन बिटुपन ने प्रार्थना की मृत्यु के बाद यह प्रण लिया कि अब जब तक वो जीवित रहेगा तब तक इस रिश्ते को निभाएगा और कभी किसी और से शादी नहीं करेगा। इन दोनों लड़कों में एक और बड़ा अंतर है और वो ये कि जहां बिटुपन अपनी गर्लफ्रेंड की मृत्यु के बाद से सदमे में है, वहीं दूसरी तरफ आफताब को इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है कि उसने इतने विभत्स तरीके से श्रद्धा की हत्या की है। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब दिल्ली पुलिस की एक टीम आफताब को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL लेकर गई थी और इस दौरान आफताब की बॉडी लैंग्वेज जब आप देखेंगे तो वो ऐसी थी कि जैसे उसे श्रद्धा की हत्या करने का जरा भी ना तो कोई अफसोस है ना ही कोई पछतावा है। असल में इतनी बड़ी घटना के बाद भी आफताब के कंधे और उसका सिर शर्म से झुका होना चाहिए था, लेकिन इन तस्वीरों में आप आफताब को सीना चौड़ा करके चलते हुए देख सकते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आप भी देखिए। ये आफताब की शायद पहली इतनी स्पष्ट तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली बार आफताब को जब उसे FSL ले जाया गया था और लाई डिटेक्टर टेस्ट के बाद आफताब गाड़ी का इंतजार कर रहा है और यहां आप देख पाएंगे उसके पूरी बॉडी लैंग्वेज से कि इस लड़के को जरा भी पछतावा नहीं है। इसके कंधे झुके होने चाहिए थे, सिर शर्म से झुका होना चाहिए था, लेकिन ये एक तरीके से आप देखेंगे तो सीना चौड़ा करके ही वहां खड़ा है और इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको जरा भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसे किसी भी तरह का कोई भी अफसोस है या पछतावा है। आप खुद देखिए इस लड़के को, बिल्कुल निश्चिंत ये आपको यहां नजर आ रहा है। हम आपको श्रद्धा का वो वीडियो दिखाते हैं जब उसके कॉलेज में एक नाटक का आयोजन हुआ था और उसमें श्रद्धा ने भी हिस्सा लिया था, इसलिए आज श्रद्धा का भी ये पहला वीडियो आपके सामने है। यह भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि आज से ठीक 2 साल पहले 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को एक शिकायत लिखी थी, महाराष्ट्र पुलिस को एक शिकायत लिखी थी, जिसमें उसने ये बताया था कि आफताब अक्सर उसके साथ मारपीट करता है और कहता है कि वो एक दिन उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। महाराष्ट्र पुलिस को लिखी गई यह शिकायत आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और श्रद्धा ने जो चिट्ठी लिखी थी वो आज हमें मिल गई है। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी है और आज मैं साथ में लेकर आया हूं, ये वो चिट्ठी है। और अब आपको बताता हूं कि श्रद्धा इसमें क्या कह रही है। पुलिस स्टेशन में जब वो गई, एवरशाइन सिटी वसई के पुलिस स्टेशन में उसने ये कंप्लेंट की है और वो ये लिख रही है कि मेरी उम्र 25 साल है और मैं ये रिपोर्ट करना चाहती हूं कि आफताब आमीन पूनावाला, जिसकी उम्र 26 साल है, वो ही हैज बीन अब्यूजिंग मी एंड ही हैज बीन बीटिंग मी अप। मुझे गालियां देता है, अपमान करता है और मेरी पिटाई करता है। फिर उसने आगे लिखा है, टुडे ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी एंड ही स्केयर्स एंड ब्लैकमेल्स मी दैट ही विल किल मी एंड कट मी इनटू पीसेस एंड थ्रो मी अवे। ये शिकायत 23/11/2020 की है। आज से 2 साल पुरानी ये शिकायत है। आप सोचिए 2 साल पहले श्रद्धा ने पुलिस को यह लिख कर दिया है कि यह लड़का मुझे ब्लैकमेल करता है, डराता है और कहता है कि मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे फेंक देगा। फिर आगे श्रद्धा लिख रही है, इट हैज बीन 6 months दैट ही हैज बीन हिटिंग मी। आई डिड नॉट हैव द गट्स टू गो टू द पुलिस बिकॉज ही वुड थ्रेटन टू किल मी। 6 महीने से मेरी पिटाई कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पुलिस में शिकायत करूं, क्योंकि वो धमकी देता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी हत्या कर देगा। His parents are aware that he beats me and that he tried to kill me. आफताब के मां बाप को यह बात पता है
कि वो मेरी पिटाई करता है और वो मुझे मारना चाहता है और उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की है। यह बात आफ्ताब के माता पिता को पता है। दे ऑल्सो नो दैट वी आर लिविंग टुगेदर, और वो हमारे घर भी आते हैं वीकेंड्स पर। यह एक बहुत बड़ी बात इससे पता चल रही है, जिसमें यह कह रही है श्रद्धा कि आफ्ताब के माता पिता को यह पता था कि आफ्ताब उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी हत्या की कोशिश कर चुका है, और आफ्ताब के मां बाप वीकेंड्स पर इनके साथ रहने के लिए भी आते थे। अब वो आगे कह रही है कि आई लिव्ड विद हिम टिल डेट एज वी वर सपोज टू गेट मैरिड एनी टाइम सून एंड हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज फैमिली। मैं उस लड़के के साथ इसलिए अभी तक रह रही हूं क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्दी होने वाली थी और हमें उन दोनों जो इसमें उनके मां बाप की भी राजी थी। फिर वो लिख रही है, नाउ आई एम नॉट विलिंग टू लिव विद हिम सो एनी काइंड ऑफ फिजिकल डैमेज शुड बी कंसिडर्ड कमिंग फ्रॉम हिम एज ही हैज बीन ब्लैकमेलिंग मी टू किल मी। तो वो कह रही है कि अब मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मेरी हत्या कर सकता है, इसलिए पुलिस को शिकायत कर रही है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। सोचिए, श्रद्धा ने अपनी हत्या से लगभग 2 साल पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी कि आफ्ताब उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और यह बात आफ्ताब के माता पिता को भी अच्छी तरह पता थी। इसके बावजूद उन्होंने श्रद्धा को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, अपने लड़के को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और यह बात हम बार बार कह रहे हैं, धर्म को भूल जाइए, लेकिन यह देखिए कि जब एक लड़का इस तरह से दुर्व्यवहार करता है किसी लड़की के साथ, तो उसके मां बाप का क्या रोल होना चाहिए। और इस मामले में आफ्ताब के जो मां बाप हैं, माता पिता हैं, वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं अपने लड़के को ठीक करने के लिए। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस पर कई आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि श्रद्धा ने पालघर के जिस पुलिस स्टेशन में आफ्ताब के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी, वहां उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने इनकार किया है और कहा है कि इस शिकायत के बाद जब पुलिस की टीम आफ्ताब से पूछताछ करने के लिए पहुंची, तब श्रद्धा ने आफ्ताब पर लगाए गए अपने सभी आरोप और शिकायत वापस ले ली, जिसकी वजह से इस केस में तब कोई जांच आगे नहीं बढ़ पाई थी। क्योंकि जाहिर है, जब पुलिस पहुंची होगी तो आफ्ताब ने श्रद्धा पर दबाव डाला होगा, उसे डराया होगा फिर से, और इतना दबाव डाला होगा कि श्रद्धा ने इस शिकायत को वापस ले लिया। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। बड़ी बात जो सीखने की है वो ये है कि हमारे देश में आज भी न जाने कितनी श्रद्धा होंगी, कितने आफ्ताब होंगे, और कितनी लड़कियां आज भी हमारे देश में ऐसी होंगी जो इसी तरह घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। बड़ी बात यह है, जो हमने पहले भी हम उठाते रहे हैं, वो ये कि श्रद्धा जैसी पढ़ी लिखी लड़की, जो कि अच्छे स्कूल में पढ़ी है, अच्छे कॉलेज में पढ़ी है, जो कि कहीं भी नौकरी कर सकती थी, और जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो आफ्ताब के लिए अपने परिवार को छोड़ सकती थी। आफ्ताब के लिए उसने अपने पिता से झगड़ा कर लिया, अपने पिता को यहां तक कह दिया कि वो बालिग है और उसके पिता ये तय नहीं करेंगे कि वो किसके साथ रहेगी, वो जहां चाहे जिसके साथ चाहे रह सकती है। ये बात कहने की हिम्मत श्रद्धा ने दिखाई। लेकिन जब आप श्रद्धा की ये चिट्ठी पढ़ते हैं तो वही हिम्मत वाली लड़की श्रद्धा वो ये कहती है कि मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है, आई डिड नॉट हैव द गट्स टू गो टू द पुलिस बिकॉज ही वुड थ्रेटन टू किल मी। यानी वो कह रही है मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पुलिस से भी जाकर शिकायत कर सकूं। यहां पर आकर उसकी पूरी हिम्मत जवाब दे गई। और इसी तरह हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसी महिलाएं और लड़कियां होंगी जो इस तरह के रिश्तों में आज भी रह रही होंगी, किसी न किसी मजबूरी की वजह से, किसी न किसी डर की वजह से, और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। उनमें से कईयों की जो जिंदगी है वो ऐसे ही खत्म होती है जैसे श्रद्धा की हुई। दुख की बात यह है कि जिस घटना की हमारे देश में खुलकर आलोचना होनी चाहिए थी, उस पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है, और ये अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। आप तो जानते हैं इस समय चुनाव का मौसम है। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आफ्ताब ने जिस तरह से श्रद्धा के
35 टुकड़े किए, उससे साबित होता है कि आज भारत को लव जिहाद के खिलाफ एक कड़े कानून की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस घटना को मुसलमानों के प्रति नफरत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफ्ताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। आप हिंदू कम्युनिटी को कह रहे बच के रहिए। हिंदू तो ये देश का धरोहर है, ये देश ही तो हिंदू का है। मैं हिंदू को अपील करने का क्या जरूरत है? हिंदू तो ये देश का ही, हिंदू ही तो 5000 वर्ष भारत को रक्षणाबेक्षण दिया। आफ्ताब और श्रद्धा केस से ही लव जिहाद जुड़ा हुआ है कि वो हिंदू लड़कियों के पीछे वो मैं यही बता रहा हूँ ना कि आपको आफ्ताब ने जो कांड किया है, इसी को ही लव जिहाद बोलते हैं। देखिए, महिलाओं पर जो जुल्म देश में होता है वो मर्दों की सिक माइंडसेट की वजह से होता है। इसको कैसे खत्म किया जाए, ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों से नफरत पैदा किया जाए। इससे आप जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि इस मामले में एक खास धर्म को निशाना बनाने की कोशिश की गई है जो सही नहीं है। ये घटना है, ये घटना दुर्घटना है। नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है। आपको गुजरात के कुछ चुनावी रंग दिखाते हैं जहां नेता एक से एक मसालेदार भाषण आजकल दे रहे हैं और इस समय गुजरात का यह चुनाव किसी वेब सीरीज जैसा बन गया है जिसमें एक्शन भी है, जबरदस्त डायलॉग्स भी हैं, गाली गलौच भी हैं, कॉमेडी भी है और इस कॉमेडी के साथ ट्रेजेडी भी है। और वो ट्रेजेडी ये है कि गुजरात में इस बार चुनावी मुद्दों पर, असली चुनावी मुद्दे जिन्हें हम कहना चाहिए, उन पर कोई बात ही नहीं हो रही, बल्कि इस बार का चुनाव सिर्फ नेताओं द्वारा बोले जा रहे डायलॉग्स तक सीमित होकर रह गया है। एक बार फिर से, यानी गुजरात की मीठी थाली में इस बार बयानों का मसालेदार तड़का लग रहा है। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की तुलना इराक के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह सद्दाम हुसैन से कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आजकल जिस तरह से अपनी दाढ़ी बढ़ाकर रखी है, उससे वो बिल्कुल सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। और आप भी आज राहुल गांधी और सद्दाम हुसैन की तस्वीरें खुद देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए कि क्या राहुल गांधी वाकई इस समय सद्दाम हुसैन जैसे दिखने लगे हैं। और फिर यह भी सोचिए कि यह बयान हेमंत बिस्वा शर्मा ने आखिर क्यों दिया होगा। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। अभी अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूं कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद अब जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उन पर राहुल गांधी का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। यानी इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक से एक बढ़कर बयान देने भी शुरू कर दिए हैं। आज आपको कुछ बयान ऐसे सुनाते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना यह बयान देकर चुनाव प्रचार का पूरा रुख ही मोड़ दिया है और उन्होंने वोटर का दिमाग अब कहीं और लगा दिया है।
अब देखिए, अब दिन भर आज इसी बात की चर्चा होती रही कि क्या राहुल गांधी वाकई सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। अब ये उनका चेहरा कैसे लगता है, मैं तो यही प्रश्न पूछूंगा। इस तरीके की बातें कह के वो समझते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार खड़ा है, जिसका फायदा जो है एक हिंदुत्व जो एक सांप्रदायिक वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए कोशिश। The Chief Minister of Assam unfortunately sounds like a petty troll when he articulates sentences of this kind. राहुल गांधी कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। भारत जोड़ने निकले हैं और आज असम से लेकर राजधानी दिल्ली में आकर मात्र जहर उगलने का काम, नफरत के बीज बो रहे हैं। सद्दाम हुसैन के साथ गुजरात में इस बार एक और शब्द की बड़ी चर्चा हो रही है और वो शब्द है औकात। और इस बार ये कहा जा रहा है कि ये असल में औकात वाला चुनाव बन गया है। पिछले दिनों कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री ने अपने एक बयान में कहा कि वो इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात दिखा देंगे, वो मोदी को उनकी औकात दिखा देंगे, ये कहा। और बाद में बीजेपी ने इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बना दिया और अब प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपनी रैलियों में इसी बयान का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात का जो वोटर है, अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करता है या उन्हें ललकारता है या ऐसी बात करता है कि उनकी औकात दिखा देंगे, तो फिर गुजरात का वोटर जाग उठेगा। ये कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु, औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे मां बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી હશે। અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો, અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो राजकुमार हैं और वो एक मामूली से सेवक है। ये पहली बार नहीं है जब गुजरात चुनाव में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। वर्ष 2007 के चुनाव में भी अगर आपको याद हो तो सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को तब मौत का सौदागर कहा था, जिसके बाद ये पूरा चुनाव उनके इसी बयान पर केंद्रित हो गया था और इससे बीजेपी को तब जबरदस्त फायदा हुआ था। उस समय बीजेपी गुजरात की 182 में से 117 सीटें जीत गई थी। मेरी कितनी बहन और बच्चे और भाइयों के साथ अपराध और अत्याचार हुआ है, हो रहा है। केवल ये अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते ही जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। और इसके अलावा 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था और उनके इस बयान की वजह से तब कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ था। कहने का मतलब यह है कि गुजरात चुनाव में इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नई नहीं है। गुजरात में जो भोजन की थाली होती है वो बड़ी मीठी मानी जाती है, उनकी जो भाषा है गुजरातियों की वो भी बड़ी मीठी मानी जाती है। लेकिन इसमें चुनावों के दौरान जो थाली है, मीठी थाली, उसमें लगातार मसालेदार बयानों का तड़का हर चुनाव में लगता रहता है। बड़ी बात यह है जो विपक्षी पार्टियों को समझनी होगी, वो ये कि अगर जब भी जिस भी चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निजी तौर पर हमला किया है, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, वो जितना मोदी पर हमला करते हैं मोदी को उतना ही फायदा होता है, बीजेपी को उतना ही फायदा होता है। जितना मोदी का अपमान किया जाता है, गुजरात के जो वोटर हैं वो उतनी ही शिद्दत से मोदी के साथ आकर खड़े हो जाते हैं। ये बात विपक्षी दलों को अभी तक भी
समझ में नहीं आई है। हम आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का एक फेयरवेल भाषण दिखाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने आज एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। जनरल बाजवा ने कहा है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की फौज ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, बड़ी वीरता के साथ पाकिस्तान के फौजी लड़े थे, लेकिन वो यानी पाकिस्तान की फौज तब राजनीति और दुष्प्रचार का शिकार हो गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने भाषण में आज 3 बड़ी बातें की हैं और 3 दावे किए हैं। पहला दावा, 71 के युद्ध में पाकिस्तान की सैन्य हार नहीं हुई थी, बल्कि यह एक राजनीतिक हार थी। दूसरा दावा, इस युद्ध में पाकिस्तान के सिर्फ 34,000 जवानों ने ही लड़ाई लड़ी थी। और तीसरा दावा उन्होंने यह किया कि पाकिस्तान के 34,000 जवानों ने युद्ध भूमि में भारत के 2.5 लाख सैनिकों और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के 2 लाख लड़ाकों का सामना किया था। यानी 34,000 उनके जो फौजी थे वो 4 लाख लोगों का सामना कर रहे थे। इतना बड़ा झूठ चलते चलते अपनी रिटायरमेंट पर जनरल बाजवा बोलकर गए हैं आज। पहले आप जनरल बाजवा का यह बयान सुनिए और इसके बाद हम उनको कुछ याद दिलाएंगे, उनकी याददाश्त को दुरुस्त करेंगे। पाकिस्तान की चाहे राजनीति हो चाहे उनकी फौज हो, वो सब झूठ पर खड़े हैं। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने 1971 की युद्ध की हार को राजनीतिक हार साबित करने की कोशिश की है। इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसा कर चुका है, लेकिन आज हम पाकिस्तान को और जनरल बाजवा को इस युद्ध का सच बताना चाहते हैं, जो कि इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, दस्तावेजों में है। 1971 का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारतीय जवानों की वीरता ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था। उस समय भारतीय सेना के पराक्रम से एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ था और पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया था। 13 दिनों तक चला यह युद्ध पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के सरेंडर के साथ, आत्मसमर्पण के साथ खत्म हुआ था। और यह बात दुनिया जानती है, तस्वीरें आप देख लीजिए। आज आपको भी पाकिस्तान सेना के सरेंडर की वो तस्वीरें देखनी चाहिए जो इस युद्ध में भारत की जीत का सबसे बड़ा सबूत है। उस समय पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए थे और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इस समय आपकी स्क्रीन पर है, मैं भी अपने साथ लेकर आया हूं। देखिए, ये वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है जिस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं अभी, और उसी की कॉपी इस समय मेरे हाथ में है। यहां पर इसी दस्तावेज पर ये हस्ताक्षर हो रहे हैं और देखिए इसमें लिखा है, द पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड अग्री टू सरेंडर ऑल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज इन बांग्लादेश टू लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द इंडियन एंड बांग्लादेश फोर्सेज इन द ईस्टर्न थिएटर। दिस सरेंडर इंक्लूड्स ऑल पाकिस्तान लैंड, एयर एंड नेवल फोर्सेज as also all paramilitary forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Arora. और पाकिस्तान और भारत की तरफ से उस समय जो सबसे सीनियर अधिकारी थे उनके इसमें हस्ताक्षर है। 93,000 सैनिकों ने तब सरेंडर किया था, 93,000। और आज जनरल बाजवा कहते हैं कि सिर्फ 34,000 फौजी ही लड़ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। कितना बड़ा झूठ जाते जाते वो बोल कर गए हैं। भारत की सेना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी यही जानकारी है कि 71 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के मीडिया में अब तक न जाने कितने लेख और रिपोर्ट्स प्रकाशित ऐसी हुई हैं जिनमें हर बार यही बताया जाता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ही आत्मसमर्पण किया था। एक और लेख मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं, ये डॉन अखबार का लेख है जो आज मैं लेकर आया हूं। देखिए ये लेख, और डॉन में ये प्रकाशित हुआ था और इसके एक पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार, जिनका नाम है FS एजाजुद्दीन। उन्होंने लिखा है और वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें एक ऐसा मौका था जब 50 साल पहले, व्हेन फॉलोइंग द सरेंडर एट ढाका, 93,000 Pakistanis were herded into trains and transported across India
to over a dozen jails and 50 detention camps. 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को जानवरों की तरह ट्रेन में ठूस कर ले गई थी भारत की सेना और उन्हें न जाने कितनी सारी जेलों में भरकर रखा और 50 डिटेंशन कैंप्स में उन्होंने ले जाकर उनको रखा। ऐसा पाकिस्तान के अपने इतिहासकार वहां के अखबारों में लिख रहे हैं। जनरल बाजवा का कहना है कि 71 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना की हार नहीं हुई थी, बल्कि ये एक राजनीतिक हार थी, ये फौजी हार नहीं थी, जबकि दावा गलत है। सच्चाई यह है कि 71 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत के पास आ गई थी। ये इतनी जमीन थी जिसमें दिल्ली जैसे 10 शहर बसाए जा सकते थे। अब सवाल यह है कि अगर इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना हारी नहीं थी तो भारत के सैनिक पाकिस्तान की इतनी बड़ी भूमि पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हुए। यहां आज हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं, वो ये कि इस युद्ध में भारत से एक बड़ी गलती ये हुई कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी हमारे देश ने कभी इस बात का दुनिया में प्रचार नहीं किया। वैसे तो दुनिया हमेशा ताकतवर और युद्ध जीतने वाले देशों के सामने ही झुकती है, लेकिन जीत के बाद भी भारत ने कभी दुनिया को यह बताने की कोशिश नहीं की कि अब दुनिया के बड़े बड़े फैसलों में भारत की अहम भूमिका होनी चाहिए। और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली ये ऐतिहासिक सर्जरी तो सफलतापूर्वक कर ली, लेकिन इस सर्जरी के बाद आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना इस युद्ध को लेकर हर बार झूठ बोलती है और इस बार जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी बिल्कुल यही किया है। ये देखो, किसी हद तक तो ये सच्चाई है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, मगर ये भी सच्चाई है कि ये पाकिस्तान की आर्मी की हार थी। पाकिस्तान की आर्मी ने जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर औरतों का रेप किया, लोगों का मर्डर किया, 5 से 10 लाखों को मार दिया और वहां से 2 करोड़ के करीब लोग जो हैं बांग्लादेश से भारत में रिफ्यूजी बन के आए। और ये सच्चाई है, उन्होंने इतनी एट्रोसिटीज की, ह्यूमन राइट वायलेशन की। और ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान की आर्मी भारत के सामने नहीं टिक पाई। तो जनरल बाजवा आज अपने इस आखिरी फेयरवेल स्पीच में इतने सारे झूठ बोलकर गए हैं कि बस आप पूछिए मत। लेकिन अच्छी बात, जो सबसे अच्छा जो सुकून मिला है उनकी ये सारी बातें सुनकर, वो इसी में मिला है कि कम से कम उन्होंने भारत की तारीफ की। दूसरी बड़ी बात अगर आप भी देखें, देखिए जब हमारे देश के लोग सेना के साथ खड़े होते हैं एकजुट होकर, जब हमारे देश के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े होते हैं एकजुट होकर, जब हमारे देश के लोग राष्ट्रवाद दिखाते हैं, तो आप देखिए पड़ोसी और दुश्मन देश के लोगों को ये बातें कितनी चुभती हैं, उन्हें कितनी बुरी लगती हैं। आज अगर आप जनरल बाजवा का ये भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हमारे देश के लोग हमारी अपनी फौज के समर्थन में हम लोग खड़े रहते हैं तो ये बात पाकिस्तान की फौज को कितना कमजोर बनाती है। ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कितनी चुभती है कि भारत के लोग तो अपनी सेना की तारीफ करते हैं, कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते, और देखिए हमारी सेना जो है, हमारे देश के लोग हमारी सेना के पीछे पड़े रहते हैं। एक और झूठ वो ये बोलकर आए कि पाकिस्तान की सेना अब कभी भी अंदरूनी राजनीति में दखल अंदाजी नहीं करेगी। बिल्कुल झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो करती आई है और आगे भी करेगी। दूसरा झूठ उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जो सेना है वो सिर्फ कौम की सेवा में लगी रहती है। ये भी उनका बहुत बड़ा झूठ है। वो असल में सिर्फ पैसा कमाने में लगी होती है, आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगी होती है, और पाकिस्तान में चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, उसे अपनी मुट्ठी में करने में लगी होती है। आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान के मन में भारत के लिए हमेशा से ही इतनी नफरत क्यों है। पाकिस्तान की राजनीति में इमरान खान का नाम बहुत बड़ा है, उनके पास करोड़ों की दौलत है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान कभी अपना इनाम तो कभी तोहफे में मिली चीजों को बेचते रहते हैं और इसे लेकर विवादों में रहते हैं। अब उन पर नया आरोप यह लगा है कि वर्ष 1987 में भारत में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया से उन्हें जो गोल्ड मेडल मिला था, उस मेडल को इमरान खान ने बाजार में बेच दिया। इससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा यह खुलासा भी हुआ था कि प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान को जो दूसरे देशों से महंगे तोहफे मिलते थे, उन तोहफों को भी उन्होंने बाजार में बेच दिया था। महंगी महंगी घड़ियां थीं, महंगे तोहफे थे, यह आरोप उन पर लगा था। इमरान खान का वो गोल्ड मेडल खरीदने वाला व्यक्ति अब सबके सामने आ गया है और उसने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर बाकायदा जाकर यह खुलासा किया कि वर्ष 2014 में उसने ये गोल्ड मेडल
3,000 रुपए में बाजार से खरीदा था। ये जिस व्यक्ति को अभी आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर देखा, इसका नाम है शकील अहमद, जो लाहौर के पास कसूर के रहने वाले हैं। और इनके मुताबिक उन्होंने लाहौर के एक बिजनेसमैन से ये गोल्ड मेडल खरीदा। शकील के मुताबिक ये मेडल पुराना हो जाने की वजह से काफी खराब हो चुका था। फिर इसकी साफ सफाई की गई और साफ सफाई के बाद पता चला कि ये तो एक बड़ा स्पेशल मेडल है। और इसके बाद शकील अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को ये मेडल जाकर डोनेट कर दिया। इससे पहले उन्होंने इमरान खान से मिलने की बड़ी कोशिश की कि वो इमरान खान से ये पूछ सकें कि भाई आपने ये मेडल आपका है या नहीं है और ये मेडल बाजार में कैसे आया। लेकिन जब वो इमरान खान से नहीं मिल पाए तो उन्हें लगा कि इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे देना चाहिए। शकील अहमद की बातों से साफ नहीं होता कि उन्होंने ये मेडल इमरान खान या उनके किसी सहयोगी से खरीदा था या फिर बाजार में किसी और से। यानी सवाल यह है कि आखिर ये मेडल लाहौर के बाजार तक पहुंचा कैसे, क्योंकि ये मिला तो इमरान खान को था। इसका जवाब पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री ने दे दिया है। जब पाकिस्तानी टीवी पर यह खबर चली, उसी दिन पाकिस्तान की संसद में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत में मिले गोल्ड मेडल को इमरान खान ने वाकई में बेच दिया था। शकील अहमद से हमने भी बात की है और आज आप वो कहानी भी सुन सकते हैं। अब बात करते हैं उस मैच की जिसमें इमरान खान को यह गोल्ड मेडल मिला था। 1987 में पाकिस्तान की टीम टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आई थी। लेकिन सीरीज से पहले क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली के मौके पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक एग्जीबिशन मैच खेला गया। इसके बाद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने सम्मान के तौर पर हर पाकिस्तानी खिलाड़ी को एक एक मेडल दिया, जिसका जिक्र आज पाकिस्तान की संसद में हो रहा है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि उस मैच में पाकिस्तान के गेंदबाज अब्दुल कादिर को चोट लग गई थी और सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर तब सचिन तेंदुलकर उनकी जगह फील्डिंग करने पहुंचे थे। और सचिन की उम्र उस समय सिर्फ 14 वर्ष थी। खुद सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी बायोग्राफी में इस मैच का जिक्र किया है। यानी वो एक बड़ा स्पेशल मैच था और उसी की याद में हर पाकिस्तानी खिलाड़ी को भारत में ये मेडल दिया गया था। पर अब आप सोचिए, भारत हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, सम्मान करता है। खिलाड़ी जब आते हैं पाकिस्तान के तो उनका पूरा सम्मान किया जाता है। लेकिन वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारी इस दोस्ती को कैसे लेते हैं, हमारे सम्मान को कैसे लेते हैं, ये आपने यहां पर देख लिया कि कैसे इमरान खान ने हमने जो सम्मान दिया उसे उन्होंने बाजार में बेच दिया। तो इतिहास में महज कुछ रुपयों की खातिर उन्होंने इनाम में मिले सम्मान को बेचने के जो काम किया है वो आजकल उन्हें बार बार बदनाम कर रहा है। वर्ष 1937 में आज ही के दिन मशहूर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ था। जगदीश चंद्र बोस पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव किरणों से जुड़ी ऑप्टिक्स पर काम किया। वनस्पति विज्ञान यानी प्लांट साइंस में भी उन्होंने बहुत योगदान दिए। अलग अलग परिस्थितियों में किसी पौधे में होने वाले बदलाव का विश्लेषण करके जगदीश चंद्र बोस इस नतीजे पर पहुंचे कि पौधे संवेदनशील होते हैं, उन्हें दर्द महसूस होता है और उन्हें स्नेह का भी अनुभव होता है। एलन जॉनसन सरलीफ को आज ही के दिन वर्ष 2005 में लाइबेरिया की राष्ट्रपति चुना गया था। सरलीफ किसी भी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। लाइबेरिया में शांति और स्थिरता लाने के लिए उन्हें वर्ष 2011 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1930 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा की मशहूर गायिका और अभिनेत्री गीता दत्त का जन्म हुआ था। गीता दत्त ने कई हिंदी और बांग्ला गीतों को अपनी आवाज दी। 16 साल की उम्र में भक्त प्रहलाद नाम की फिल्म के लिए उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग की थी और गीता दत्त ने चिन चिन चू, बाबूजी धीरे चलना, आंखों ही आंखों में, इस तरह के न जाने कितने सदाबहार गाने गाए हैं और उनका विवाह मशहूर अभिनेता गुरु दत्त के साथ हुआ था।